नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन। दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज। जी हां, आपको बता दें कि लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के गुरुवार शाम को निधन हो गया। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पापा, अब इस दुनिया में आप नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही उनके दिल का एक ऑपरेशन भी हुआ था। यह बात भी चिराग पासवान ने ट्वीट करके शेयर की थी। चिराग पासवान ने अपने उस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में उनके पिता का एक और ऑपरेशन किया जाना था। रामविलास पासवान देश के अनुभवी नेताओं में से एक थे। उनके पास 5 दशक से भी ज़्यादा संसदीय अनुभव था, जिसमें वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे। हाथरस कांड के आरोपी की चिट्ठी आरोपी संदीप ने एसीपी को लिखा, जिसमें पीड़िता को उसकी मां और उसके भाई ने ही पीटा। जी हां, आपको बता दें कि हाथरस के बुलगड़ी गांव में 19 साल की दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और उसकी मौत के मामले में गुरुवार को नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी संदीप ने 7 अक्टूबर को जेल से हाथरस के एसीपी को पत्र लिखा, जो गुरुवार को सामने आया। संदीप ने खुद को और अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए पीड़िता की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने कहा कि लड़की से उसकी दोस्ती थी, ये बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। घटना वाले दिन मैं मौके पर था, लेकिन मुझे लड़की की मां और उसके भाई ने घर भेज दिया था। बाद में मुझे आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। लड़की के साथ उसकी मां और उसके भाई ने ही मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेटर पर अन्य आरोपी रवि, रामू और लौकुश के नाम भी लिखा है और उनके अंगूठे का निशान भी लगा है। इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी बोले, दुनिया के लिए फार्मेसी बना भारत। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में आयोजित हो रहे इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। इस आयोजन का लक्ष्य कनाडा के व्यवसाय जगत के समक्ष भारत में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करना तथा निवेशों के आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत को सामने रखना है। इस कार्यक्रम में बैंकों और बीमा कंपनियों, निवेश फंडों, विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों, परामर्श प्रदाता कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि क्षेत्रों में प्रतिनिधियों की भागीदारी की उम्मीद है। केंद्र ने बिहार समेत उपचुनाव वाले राज्यों में सभी राज्यों को दी सभाओं की अनुमति। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव में और विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव में कुछ शर्तों के साथ राजनीतिक सभाओं की अनुमति दे दी। सरकार के मुताबिक किसी बंद परिसर या सभागार में अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकते हैं, जबकि खुली जगह पर उसके क्षेत्रफल के अनुसार संख्या तय की जाएगी। इस बाबत केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों में मामूली बदलाव करते हुए आदेश जारी किया। पिछले आदेश में 15 अक्टूबर से राजनीतिक सभाओं की मंजूरी दी गई थी। हालांकि सभी सभाएं कंटेनमेंट जोन के बाहर ही हो सकती हैं। टीआरपी हेराफेरी में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 चैनलों के खिलाफ जांच शुरू। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने टीआरपी रेटिंग में हेराफेरी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक चैनल समेत 3 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल शेयर की हैं। टीआरपी की हेराफेरी के मामले में अब तक 2 की गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई पुलिस ने आज गुरुवार को फेक टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए कहा कि 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि बार की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम को जांच में फ्रॉड टीआरपी का पता चला है। उन्होंने कहा कि इस रैकेट के जरिए टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। सिंह ने कहा कि इसके जरिए फेक एजेंडा चलाया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 2 मराठी चैनलों के मालिक को गिरफ्तार किए गए हैं। कमिश्नर ने बताया कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए के विज्ञापन टीवी इंडस्ट्री में आते हैं और टीआरपी के आधार पर ही विज्ञापन के रेट तय किए जाते हैं।
इसकी मॉनिटरिंग बार्क नाम की एक संस्था करती है। उन्होंने बताया कि रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को इस मामले में आज या कल तलब किया जाएगा। मुंबई पुलिस के प्रमुख ने कहा कि चैनलों के बैंक अकाउंट्स को भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही विज्ञापनदाताओं से मिलने वाले फंड को भी तफ्तीश की जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 78,524 नए मामले। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 68 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमितों की संख्या 68,35,655 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 78,524 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 83,011 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान देश में 971 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 58,27,704 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,05,526 लोगों की जान गई हैं। वहीं आपको रिकवरी रेट की बात करें तो आपको बता दें कि 85.25% पर पहुंच गया है। शुक्रवार तक दिल्ली की आबोहवा हो सकती है खराब। कोरोना संकट के बीच प्रदूषण ने बढ़ाई मुश्किलें। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता का स्तर से महामारी की स्थिति और खराब होने की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता बुधवार सुबह मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि एक सरकारी पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक शुक्रवार तक वायु गुणवत्ता का श्रेणी और खराब होने की आशंका है। दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे करीब वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। मंगलवार को यह 177 था। बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में लगातार आ रही गिरावट के बीच पंजाब में किसानों ने पराली जलाना भी शुरू कर दिया है।